अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। E74 वीज़ा रिक्वायरमेंट जो 2018 के लिए आई हैं उनके बारे में आज थोड़ा आपको तफसील से बताता हूँ। कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, इमिग्रेशन का जो कोरिया का अदारा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंडर काम करता है। इसलिए जो भी कोई नया कानून बनता है वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस यहाँ से पास होता है तो फिर वो इमिग्रेशन के पास आता है। यहाँ पे E74 के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जो कोरिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में अभी कोरिया में नहीं आए हैं वो बंदे पूछते हैं जी हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। भाई आप लोग ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इस वक्त कोरिया में काम कर रहे हैं, कोरिया में मौजूद हैं। ये लॉ सिर्फ उनके लिए है। E9, E10 और H2 ये वीज़ा होल्डर वर्कर के लिए पॉइंट सिस्टम वीज़ा जो है शुरू किया गया है। E9 जैसे आपको सबको पता है कि जनरल वर्कर का वीज़ा है, और E10 जो है ये जहाज़ों पे काम करने वाले वर्कर होते हैं, ये उनको E10 मिलता है जो बहरी जहाज़ों में काम करते हैं। ये भी कई पाकिस्तानी सवाल करते हैं ये किस चीज़ का वीज़ा है। H2 जो कोरियन नज़ाद चाइनीज़ हैं, जो यहाँ पे वो लॉटरी सिस्टम उनके मुल्क में चाइना में है एक, वहाँ जिनका नाम निकल आता है, वो यहाँ पे उनको वीज़ा कोरिया का मिलता है और वो आज़ाद होते हैं। H2 उसको बोलते हैं। और नोट बराए मेहरबानी नोट फरमालें, मिनिस्ट्री ने इस सिस्टम के वीज़े के नताइज को देखते हुए 2018 के लिए स्कोरिंग पॉइंट सिस्टम वीज़ा लागू किया है। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर इस जो मैं आपको अभी चीज़ें बताने जा रहा हूँ इनके के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप 1345 पे रब्ता करें। ये इमिग्रेशन का कॉल सेंटर नंबर है। ये मिलाने के बाद आप 11 मिलाएंगे और 11 मिलाने के बाद आप 0 मिलाएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिसर बैठा है, उसके साथ आप तफसील से जो भी आपके जहन में सवाल हो पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, आपको बताता हूँ मैं E7 वीज़े के बारे में। सबसे पहले हम अहलियत देखते हैं, कौन बंदा ये अप्लाई कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अहलियत क्रिमिनल, मुजरम, टैक्स ना दहिंदा, इमिग्रेशन के कानून की 4 दफ़ा से ज़्यादा खिलाफ वर्जी करने वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इमिग्रेशन का कानून क्या हो सकता है, जिस तरह बाज़ बंदे पूछते हैं जी हमने पासपोर्ट जो है वो नया बनवाया था और उधर रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसके लिए हमें वीज़े में कुछ मुश्किल आ सकती है। उसके लिए आपको E9 वीज़े में कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी जिस तरह E74 में आप चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह के छोटे छोटे कानून की 4 दफ़ा जो है खिलाफ वर्जी कर चुके होंगे इमिग्रेशन की, तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साल 2018 से ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यानी कि ट्रैफिक जो दोस्त गाड़ियां लेते हैं, मैं अक्सर उनको मना करता हूँ कोरिया आते ही 6 माह बाद 1 साल बाद, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे सस्ती हैं, 50,000 1 लाख पाकिस्तानी की गाड़ी आ जाती है, तो शौकिया तौर पर कई लोग ले लेते हैं। तो हमारा मकसद जो असल वो पैसा कमाना है, हम यहाँ पे गाड़ियाँ ना ही लें तो अच्छा है। तो इस तरह वो जो ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको बाद में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो टैक्स की अदायगी कर देंगे उनकी वीज़ा अप्लाई की दरख्वास्त कबूल कर ली जाएगी। टैक्स ना दहिंदा, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाई है सालाना, जो फरवरी के महीने में भी आ रहा है थोड़ी देर तक। ये टैक्स जो बंदे बाज़ अदा करते हैं, बाज़ नहीं अदा करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो उनको वापस भेज दिया जाएगा जब तक कि वो टैक्स की अदायगी नहीं कर देंगे। उसके बाद है कि एक ही कंपनी में 4 साल 10 माह का अरसा पूरा करने वाले वर्कर्स और स्पेशल टेस्ट देकर आने वाले वर्कर्स, यानी सोशल खुल्लूजा, जो एक ही कंपनी में रहते हुए दोबारा कोरिया आते हैं, और दूसरा जो स्पेशल टेस्ट दे के दोबारा कोरिया में आते हैं, उन दोनों के लिए जो वीज़ा अप्लाई करने का दौरानिया है वो 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। पहले आप 4 साल बाद यहाँ से अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने इसका दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। कोटा सिस्टम के तरीकाकार के साथ वीज़ा अप्लाई करने का टाइम फ्रेम। आम वर्कर्स के लिए कोटा 300 वीज़ों से बढ़ाकर 400 वीज़े कर दिया गया है। सालाना हर 3 माह में 100 वीज़ों का अजरा होगा। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 100 वीज़ों का अजरा, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 100 वीज़ों का अजरा, और 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 100 वीज़ों का अजरा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 100 वीज़ों का अजरा होगा। 2018 में ये सिस्टम नाफिज हो चुका है। आप 2 जनवरी से वीज़ा कोई भी बंदा अगर उसके ये पूरे होते हैं जो रिक्वायरमेंट इन्होंने दी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर 2 पे ऐसे वर्कर जिनके टोटल स्कोर पॉइंट 75 से 75 से ज्यादा होंगे और ऐसी कंपनियां जिनमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुज़श्ता साल की निस्बत 10% इजाफी कोरियन को जॉब मुहैया की गई होगी, वो साल में किसी भी वक्त वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो इस 2 की कैटेगरी में आते हैं जो अभी बताई, अगर किसी के वर्कर के 75 से ज्यादा नंबर बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, तो वो साल में उसको ये 4 जो लिखे गए हैं, 4 सालाना 4 सेशन लिखे गए हैं कि इनमें वो अप्लाई कर सकता है, वो साल में कभी भी अप्लाई कर सकता है। और वो कंपनी जिसने पिछले साल की गुज़श्ता साल की निस्बत 10% इजाफी कोरियन को जॉब मुहैया की होगी, वो भी साल में किसी भी वक्त उसकी कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं, अगर उनके पॉइंट पूरे होते हैं तो वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन बंदों के लिए सालाना 200 वीज़ों का इजाफी कोटा रखा गया है, 100 दोनों के लिए। 100 वीज़े का कोटा उन लोग बच्चों के लिए, वर्कर के लिए जो 75 पॉइंट से ऊपर उनके पॉइंट हो गए, और दूसरे उन कंपनीज के लिए जिनमें 10% इजाफी कोरियन वर्कर को जॉब मुहैया की गई है गुज़श्ता साल की निस्बत। ये जो 100 वीज़ा इन दोनों के लिए, दोनों कैटेगरी के लिए, ये 400 से अलहदा है। यानी कि टोटल अगर आप ये 400 और 200 मिलाएं तो ये 600 वीज़ा बनता है। लेकिन ये उनके लिए है जो मैं यहाँ पे बयान कर चुका हूँ, ये दोनों 75 पॉइंट से ऊपर अगर किसी वर्कर के नंबर हैं तो उनके लिए, या जिन कंपनियों में 10% इजाफी कोरियन को जॉब मुहैया की गई है गुज़श्ता साल की निस्बत। और ये सिर्फ कोरियन को जॉब मुहैया करने से ही वो वीज़ा वर्कर अप्लाई नहीं कर सकेगा, उसके पॉइंट भी जो है वो पूरे होने चाहिए। वो पॉइंट की तफसील आगे चल के बताते हैं आपको। यहाँ पे ये चीज जो सबसे जरूरी है, शिनचंग थेसांग साजांग नेगोकिन खलू जागा शिपिन नीमान पूरी सनद ओ इन नीमान नीचे नीमान 소키우누의 제조 업종에도 한 명을 고용할 수 있도록 하였습니다। ये जो अबारत में पढ़ रहा हूँ ये मैंने खुद से नहीं लिखी है, ये कोरियन जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने जो पोस्ट की है उसमें ये उन्होंने ऐड किया है। दरख्वास्त देने की अहलियत रखने वाली कंपनी में कोरियन वर्कर की तादाद 10 से कम होने पर खुली जगह शिपिंग नीमान, रूट इंडस्ट्री में कोरियन वर्कर की तादाद 5 से कम होने पर पूरी सालों पे ओइन नीमान, छोटे पैमाने पर काम करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक फर्द वीजा अप्लाई कर सकता है। 소규모 제조업에 또 한 명을 고용할 수 있도록 하였습니다। 고용할 수 있도록 하였습니다। काम कर सकने की इजाजत देना, मतलब है काम कर सकने की इजाजत देना, यानी कि एक फर्द वीजा अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसकी उन्होंने तफसील नहीं लिखी है यहाँ पे, इसकी कोई उन्होंने तफसील नहीं, सिर्फ यही लिखा है। लिखना तो उनको चाहिए था कि 10 से कम वर्कर या 5 से, या जिस कंपनी में एक भी वर्कर काम करता है वो वीजा अप्लाई कर सकती है। लेकिन इस बात को इन्होंने थोड़ा सा घुमा के लिखा है कि 10 वर्कर से कम वाली फैक्ट्री या 5 वर्कर से, जो पूरी सालों पे 5 वर्कर से कम वाली फैक्ट्री में भी एक बंदा अप्लाई कर सकता है। जो ये बात इन्होंने थोड़ी घुमा के लिखी है, इसका मकसद है, मतलब यही बनता है कि ये इन्होंने कोई ना कोई और भी इसमें शर्त रखी होगी जिसकी तफसील इन्होंने अभी यहाँ पे नहीं दी है। जैसे मुझे पता चलेगा मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त जो इन्होंने यहाँ पे फिक्रा लिखा है उसका यही मतलब बनता है कि 5 या 10 से कम वर्कर वाली फैक्ट्रियां जो है उनमें से भी एक बंदा वीजा अप्लाई कर सकता है। उसकी आगे क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, फैक्ट्री कैसी हो, किस इलाके में हो, किस तरह का काम हो, इस तरह की कोई बात हो सकती है, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 이천팔년 점수제 주요 변경 내용, ये वो तब्दीलियां हैं जो इन्होंने 2018 में पॉइंटिंग सिस्टम वाले वीजे में की है। ये उसी तरह लिखी है चीज, कोरियन लिखी है जो इनकी वेबसाइट पे है, और इसकी मैंने उर्दू में जो है यहाँ पे तर्जमा किया है, उसको आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे है, कोरियन जुबान में मुहारत के टॉपिक टेस्ट में लेवल 2 से और समाजी इंतजाम के प्रोग्राम में दूसरा मरला पास करने से पॉइंट मिलेंगे। पहले अगर जो पिछले साल था इनका 2017 में, उसमें अगर आपने टॉपिक 1 का लेवल 1 का भी वो पास किया होता था तो उसके भी आपको नंबर मिलते थे। और वो समाजी इंतजाम यानी वो साबित होगा प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो अगर आपने एक लेवल का एक थांगे जो है उसका एक स्टेप किया होता था तो उसके भी आपको नंबर मिलते थे। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने क्या कर दिया है
दूसरा टॉपिक का लेवल 1 का दूसरा जो उसका दूसरा स्टेप पास करने पर आपको नंबर मिलेंगे। और इसी तरह जो साबित होगा प्रोग्राम है उसका भी जब आप दूसरा वो पास करेंगे स्टेप तो फिर आपको उसके नंबर मिलना शुरू होंगे। फर्स्ट के अब जो पहला लेवल है उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 2 नंबर पे उन्होंने लिखा है ज़राअत, जंगलात, लाइफ स्टॉक, माहीगीरी के काम में 6 साल का तजर्बा होने पर 15 पॉइंट को कम करके 10 पॉइंट कर दिया गया है। पिछले साल जिसका 6 साल का तजर्बा होता था इनमें ज़राअत, जंगलात, लाइफ स्टॉक और माहीगीरी के काम में अगर 6 साल का तजर्बा होता था उस बंदे को 15 नंबर दिए जाते थे, जिसको इन्होंने 2018 में कम करके 10 पॉइंट कर दिया है। तीसरे नंबर पे है एनजीओ समाजी कारकुन के तौर पर फराइज अंजाम देना या गवर्नमेंट की तरफ से किसी फर्द को उसकी खिदमात के एवज सर्टिफिकेट से नवाजा जाना। 1 साल में 200 घंटे से ऊपर का दौरानिया होने पर पॉइंट मिल सकेंगे। अगर कोई किसी एनजीओ के साथ काम करता है जो इजुमिन सेंटर है या कुछ इस तरह के और काम करना शुरू करते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाना पड़ती है। ये एक बात याद रखें, सिर्फ आप जाके वहां पे आ जाएं तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। उनसे कहना पड़ता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं तो मुझे ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दें। वो वेबसाइट है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, जहाँ पे जाके वो भी कर देते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो सालाना उनके साथ आप काम करते हैं 1 साल तक तो 200 घंटे से ज्यादा अगर आप उनके साथ वो काम आपने किया होगा तो फिर ही आपको ये जो नंबर मिलते हैं सावे बुंगसा जिसको बोलते हैं, 200 घंटे कम से कम 200 घंटे से ज्यादा आपने किया होगा फिर आपको इस चीज के नंबर मिलेंगे। गवर्नमेंट के तरफ से किसी फर्द को उसकी खिदमात के वो सर्टिफिकेट से नवाजा जाना, यानी कि बाज़ पाकिस्तानी यहाँ पे वो पुलिस वालों के साथ भी अक्सर वो रजाकार बन के फिरते हैं, रात को गश्त करते हैं या इस तरह के छोटे मोटे काम जो भी यहाँ पे खिदमात वो करते हैं आवाम की, उसके एवज उनको अगर कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके भी उनको नंबर मिलेंगे। अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिया गया है तो वो उसके भी उनको नंबर मिलेंगे। उसकी तफसील मैं आगे चल के बताता हूँ। 4 नंबर पर टाउन और गांव में काम करने का तजर्बा अगर आपका 2 साल से ज्यादा है और 4 साल से कम है तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट मिलेंगे। गांव में काम करना वो यहाँ ख्योंगी-दो से बाहर का इलाका और ख्वांग्योक्शी जो होता है उससे भी अलहदा जो इलाके हैं उनसे अगर आप बाहर कहीं गांव में ख्योंगी-दो से बाहर ख्वांग्योक्शी के बाहर किसी गांव में काम करते हैं 2 साल से ज्यादा और 4 साल से कम अगर आपका वो है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। 4 साल से ऊपर भी हो सकता है अगर आप करते हैं 4 साल से ऊपर भी तो फिर भी वो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट उसके मिलेंगे। यहाँ पे फिर मैं एक बात आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि जो ख्योंगी-दो के इलाके में काम करते हैं, ख्योंगी-दो सूबे में काम करते हैं, उनको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ख्योंगी-दो में गैर मुल्कियों की तादाद बहुत ज्यादा है। गैर मुल्कियों के अलावा कोरियन की तादाद भी वो 50%, पूरे कोरिया का 50% से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे ख्योंगी-दो में आके आबाद होते हैं काम की वजह से, इसलिए उन्होंने दूसरे इलाकों में जो गांव वगैरह में काम करते हैं जाके उनको 10 पॉइंट इजाफी मिलेंगे। ये नंबर 5 पे है छुआंग पुछो खोयंग छुछन शिपचो मीने ऐसो खक पुछो ऐसो छायुल चोकरो खुयो। ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, पहले इस पे जो आप मुतलका वजारत से सिफारशी सर्टिफिकेट मिलने पर अदारों की रजामंदी से ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट मिल सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट का एक मुतलका वजारत का अदारा था, पहले इस पे 1 साल में तकरीबन 100 या 50 से शुरू हुआ था ये काम। E7 वीज़ा जो उन वर्करों को मिलता था गैर मुल्कियों को, उनके लिए ये टेस्ट वगैरह या इस तरह की कोई शर्त नहीं थी। उस वक्त ये मिल रहा था पहले, अब से पहले, अब तो शायद बंद हो चुका हो। ये खुद जाके गवर्नमेंट वाले देखते थे उस फैक्ट्री को, अदारे को, उसके किस इलाके में है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर कितना अच्छा काम कर रहा है, तो उसको जो है E7 में चेंज कर देते थे। अब ये सिस्टम शायद ना हो क्योंकि अब उन्होंने ये सारा वो E7 4 पॉइंटिंग सिस्टम में चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी उन्होंने इसके नंबर 10 पॉइंट कर दिए हैं। ये खुद गवर्नमेंट की तरफ से फैक्ट्री कोई सिलेक्ट की जाती है जहाँ पे काम हो रहा हो और वहाँ के वर्कर जो है गैर मुल्की अच्छा काम कर रहे हो तो उनको जो है जाके वो चेक करते हैं और अगर वो E7 अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 पॉइंट उसको इजाफी मिल जाएंगे उस बंदे को। यहाँ पे जो टोटल स्कोर पॉइंट इन्होंने रखे हैं 180 पॉइंट इन्होंने रखे हैं, जिसको इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से को इन्होंने 80 पॉइंट दिए और दूसरे जो बुनियादी पॉइंट्स इन्होंने 100 पॉइंट रखे हैं।
पहले हिस्से में से अगर आप 10 नंबर ले लेते हैं तो फिर आपको जो है 52 स्कोर पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होने पर आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट्स हैं इनको मिला, कम से कम आपने 10 नंबर लेना लाजमी है। इसकी तफसील मैं आपको आगे बताता हूँ चल के, फिर आपको समझ आ जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि एक हिस्से में इन्होंने 80 पॉइंट रखे हैं और दूसरे में बुनियादी में 100 पॉइंट रखे हैं। इसकी तफसील मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी 180 पॉइंट इन्होंने टोटल रखे हैं। उसमें से ये कह रहा है कि सनत कियोकाची जो इंडस्ट्रियल शराकती वैल्यू वाला एक हिस्सा है, उसमें से सुन्निंदो काम में महारत के जो इन्होंने छुमसू रखे हैं, नंबर रखे हैं 10, उससे ऊपर अगर आप लेते हैं तो आपको टोटल जो पूरे 180 नंबर हैं उनमें से सिर्फ 52 नंबर आप ले लें तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त उन्होंने क्या रखी है, सुन्निंदो छुमसूगा शिपचोम ईसांग, यानी कि जो सुन्निंदो काम में महारत के जो नंबर हैं उनमें से 10 नंबर से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो बाकी 180 में 60 बचेंगे, बाकी उनमें से आप 52 नंबर अगर वो पूरे कर लेते हैं, ये 10 समेत 10 ये और 42 आप और ले लेते हैं, पूरे कर लेते हैं तो आप वीज़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखें कि अगर आप पहले वाला ये 10 नंबर नहीं ले सके, किसी की सैलरी या ये जो छागिरचुंग है या ये जो फैक्ट्रियों में जाके वो आपके विजिट करके आपको 10 नंबर दे सकते हैं, वो आप नहीं ले सके यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, 35 नंबर आपने लेने हैं। ये आप देखें आपकी पाकिस्तान में तालीम, उसके बाद एज और उसके बाद कोरियन ज़ुबान का जो टेस्ट है टॉपिक या साबित होगा, उसमें से आप 35 नंबर सिर्फ लेंगे और बाकी जो बुनियादी 100 नंबर हैं यहाँ से जो शुरू होते हैं, यहाँ से 100 नंबर बुनियादी जो है इनमें से आपने 37 नंबर लेने हैं और टोटल 72 नंबर अगर आप लेते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दो तरह के वीज़ा, अब इसकी तफसील बताता हूँ आपको। यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कौन बंदे अप्लाई नहीं कर सकते, कौन कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं और इसकी दो किस तरह की किस्में हैं कि अगर आप पहले में से 10 नंबर लेते हैं तो 52 नंबर लेके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले हिस्से में से 10 नंबर नहीं ले सके तो फिर आपको दूसरे हिस्से में से जो बाकी 60 नंबर हैं, इसी के पहले हिस्से के बाकी जो 60 नंबर हैं उनमें से 35 नंबर लेके और बाकी जो बुनियादी 100 नंबर है उनमें से आप किस तरह जो है 37 नंबर लेके 72 नंबर लेके वो पूरे आपके जो हो जाए तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक सिर्फ आपको मैंने ये बताया कि कितने नंबर किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। अब ये नंबर पॉइंटिंग की तफसील जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करने जा रहा हूँ। इसकी सारी तफसील आप इसके लिए पार्ट 2 देखें तो मैं आपको पूरी तफसील से अभी बताता हूँ सारी चीज़ें।